बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज जिस तरह हमारा दूसरा टॉपिक है कि एफआईआर और कंप्लेंट में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस के अंदर ही रजिस्टर की जाती है, जबकि कंप्लेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों को डील करती है। एफआईआर का पावर पुलिस के पास है और कंप्लेंट का पावर मैजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट के पास है। अब यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि एफआईआर फौरी तौर पर पुलिस को एक्टिवेट कर देती है कि वो किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल कैटेगरी में आ रहा है तो वो अक्यूज को विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट फौरी तौर पर गिरफ्तार कर सकती है। कंप्लेंट मैं समझता हूँ कि कोर्ट के अंदर दाखिल होती है और वो फाइल होती है अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत। तो उसके बाद सबसे पहले जो जज साहिबान है वो एग्जामिन करते हैं कंप्लेनेंट को ऑन ओथ कि आया ये सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है। विटनेस की स्क्रूटनी करते हैं अच्छे तरीके से कि भाई जो गवाह हमारे सामने मौजूद हैं वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं। उसके बाद अगर ये फील हो जाए कि केस जो है वो सेशन ट्रायल है तो वो सेशन ट्रायल में सेंड कर दिया जाता है, और अगर केस जो है उसे कंसर्न मैजिस्ट्रेट खुद ही ट्राई कर सकता है तो फिर वो उसको एक नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाते हैं। और वो जो नेक्स्ट स्टेज है ये आपको बड़ी पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। जब आप सेक्शन 202 सीआरपीसी खोलेंगे तो आपको पूरा का पूरा एक स्टार्टिंग का जो लाइन मिलेगी वो मिलेगी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 190, 192, 193, और जो आपको बड़ा कंफ्यूज कर देगी। इसको अगर मैं समराइज करूं तो ये तमाम तर सेक्शंस बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के साथ डील करते हैं। यानी कि अगर आसान अल्फाज में कि अगर कंप्लेंट जैसे ही दाखिल हुई और उस कंसर्न मैजिस्ट्रेट ने उसकी जो है स्क्रूटनी है वो कर दी, तो दूसरे जज के पास जब ये केस ट्रांसफ़र होकर गया है बाय एनी मीन, अब वो मीन कौन सा है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सेशन जज ने खुद जिसे कहते हैं कि एक मैजिस्ट्रेट से दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र कर दी, या फिर जिसे कहते हैं किसी और रीज़न की वजह से उस जज के पास से वो केस ट्रांसफ़र होकर किसी और जज के पास चला गया, तो फिर अगर एक जज मेन जज जो है अगर वो उसको अपने समझ लीजिए कि स्क्रूटनी कर चुका है तो दूसरे जज को उन पेपर्स की स्क्रूटनी करने की ज़रूरत नहीं है और वो उस केस को आगे प्रोसेस करेंगे, इंक्वायरी की तरफ लेकर जाएंगे। अब आप यहाँ पर इसे है कि जब एफआईआर कटती है तो फौरी तौर पर अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो पुलिस ये इख्तियार रखती है कि वो जाए और गिरफ्तार करे, जबकि कंप्लेंट के अंदर आफ्टर अ डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द कंप्लेनेंट और उसके गवाह, फिर उसके बाद जाकर जज का जो दूसरा लेयर आ जाता है वो दूसरा लेयर आ जाता है कि इस केस की इंक्वायरी की जाए। अगर वो कंप्लेंट सेशन कोर्ट के पास गई है तो वो किसी भी मैजिस्ट्रेट को ड्यूटी बाउंड कर देंगे कि आप इस केस की इंक्वायरी करें और मुझे बताएं कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, या फिर वो किसी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगा देंगे। जो सबसे मुनफरिद चीज़ है इस सेक्शन के अंदर कि इन दोनों के अलावा किसी आम शख्स को, किसी जस्टिस ऑफ पीस को भी कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है कि आप इस केस की इंक्वायरी कर कर आ जाएं, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसके बाद वो जो शख्स है उसके पास तमाम तर इख्तियारात होंगे जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के होते हैं, लेकिन वो किसी भी शख्स को विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट अरेस्ट नहीं कर सकता। फिर आ जाए 203 की तरफ। अगर कोर्ट ये महसूस करती है कि 203 यानी कि कोर्ट ने ये फील किया है कि जो कंप्लेंट हमारे पास आई है ये बनती नहीं है और ये झूठ के ऊपर मुबनी है, तो वो फौरी तौर पर उस केस को खारिज कर देगी, डिसमिस कर देगी। अलबत्ता अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट ये फील करती है कि जी बिल्कुल इस केस के अंदर जो है वो अक्यूज को लाजमी आना चाहिए और जो ऑफेंस मेड आउट हुए हैं ये ऑफेंस ऐसे मेड आउट हुए हैं कि इनके ऊपर समन्स इशू कर देने चाहिए तो समन्स इशू होंगे। कोर्ट अगर ये महसूस करती है कि जी वारंट इशू हो जाने चाहिए तो वारंट इशू हो जाएंगे। एक बार अगर वारंट इशू हो गए तो जिस तरह एफआईआर के अंदर बेल दाखिल की जाती है वैसे ही कंप्लेंट के अंदर भी वो शख्स अपनी जमानत दाखिल लाजमी कराएगा, वरना गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। और फॉर एग्जांपल कोर्ट चाहे तो उसे ये इस्तिस्ना दे सकती है कि ठीक है जी आप डायरेक्ट इस टाइम के ऊपर, इस डेट के ऊपर कोर्ट के सामने आकर खुद को सरेंडर करें और उसके बाद वो केस प्रोसीड होगा।
तो जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग एफआईआर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी प्रेफरेंस की वजह यह है कि वो फौरी तौर पे गिरफ्तारी अमर में ले आती है। लेकिन जिस चीज़ को अब हमारी जनरल पब्लिक अंडरस्टैंड नहीं कर रही होती, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर एविडेंस प्रॉपरली कलेक्टेड है और आपको स्ट्रेट मशीनरी की ज़रूरत नहीं है एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, तो फिर कंप्लेंट का ऑप्शन बड़ा बेस्ट है। क्योंकि जब आप एविडेंस को एग्जामिन कर रहे होते हैं, स्पेशली वो क्राइम जो कॉर्पोरेट क्राइम्स हैं, यानी कि जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, कोई किसी के पैसे खा गया, चेक बाउंस के मैटर हो गए, ये अपना क्या कहते हैं कि किसी जगह के ऊपर कब्जा हो गया, वो तो कर फाइल ही इलीगल डिस्पोजन एक्ट के थ्रू होती है। जस्ट आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जहाँ पर आपकी एविडेंस पक्की है, तो आप डेफिनेटली 200 का जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करें, क्योंकि पुलिस केसेस की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं करती, चालान में अपने गवाह सही तरीके से आपके नॉमिनेट नहीं करती, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि अक्यूज्ड अपना जिसे कहते हैं कि बाय एक्वायरिंग अ बेनिफिट ऑफ डाउट उस केस से एक्विट हो जाता है। तो ये अगर मैं समराइज करूं एफआईआर और 200 को, तो एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल केस में होगी, जबकि सेक्शन 200 के अंदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों केसेस के अंदर कंप्लेंट फाइल हो सकती है। एफआईआर पुलिस के पास रजिस्टर होगी, कंप्लेंट कोर्ट के पास रजिस्टर होगी। एफआईआर जैसे ही दर्ज हुई, फौरी तौर पर अगर ऑफेंस स्केड्यूल में आ जाता है कि जी ये नॉन अवेलेबल है, बंदे की गिरफ्तारी हो जाएगी। कंप्लेंट अगर दर्ज हो गई तो फिर उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी होगी कि अलबत्ता चार्ज मेड आउट हो रही है या नहीं हो रही। बेल दोनों के अंदर कॉमन है, वहां पर भी आपको कोर्ट से जमानत देनी पड़ेगी, यहां पर भी कोर्ट से जमानत देनी पड़ेगी। सो ऐसी पावरफुल वीडियोस देखने के लिए लाजमी मुझे जो है वो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।